बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम एजुकेशन और आज हम लोग अपने साइंस का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ओके बेटा, तो आज हमने स्टार्ट करना है केमिकल इक्वेशंस एंड देयर बैलेंसिंग से। इस टॉपिक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस टॉपिक में बेटा हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है और उनको हम बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये बात बताई थी कि किस तरह से हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है या किस तरह से हमें केमिकल इक्वेशंस जो हैं उनके दोनों साइड्स यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो है उसमें अपना बैलेंस बना के रखना होता है नंबर ऑफ़ एटम्स का। A chemical equation is the representation of a chemical reaction in terms of symbols, formulas and signs etc. उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने पीरियोडिक टेबल दिया था उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया होगा। अब बेटा आपको कह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन आपके पास रिप्रेजेंटेशन होती है किस चीज़ की, केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स, फार्मूलाज एंड साइंस की। सिम्बल्स, फार्मूलाज और साइंस की मदद से आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो करके दिखाया जाता है कि ये केमिकल रिएक्शन है क्या। अब बेटा आप यहाँ पर आपको कह रहे हैं इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो, कि इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम एरो के ज़रिए से सेपरेट करते हैं। जैसे ये अब आपको एक एरो नज़र आ रहा है, इस साइड पे आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, इस साइड पे आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम लोग एक एरो के ज़रिए से अलग अलग करते हैं या एक एरो के ज़रिए से सेपरेट करते हैं। Symbols and formula of reactants are written on the left hand side of the arrow, whereas the products are written on the right hand side of the arrow। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों ने हमेशा रिएक्टेंट्स लिखने होते हैं, राइट हैंड साइड पे आप लोगों ने हमेशा अपने प्रोडक्ट्स लिखने होते हैं। द एरो इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, के रिएक्टेंट से होता हुआ प्रोडक्ट्स की तरफ जाता है, यानी इसका जो हेड है वो किसकी तरफ होता है, प्रोडक्ट्स की तरफ। फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर आल्सो एक्सप्रेस्ड अलॉन्ग विद देयर फार्मूलाज एंड सिम्बल्स बाय एस, जी एंड ए क्यू। अब बेटा फिजिकल स्टेट्स यानी मैटर के जो मेन 3 स्टेट्स हैं उन 3 स्टेट्स के बारे में बात हो रही है कि वो तीनों स्टेट्स जो हैं उसमें हम बताते हैं कि रिएक्टेंट्स जो है वो कौन सी स्टेट में होता है। फॉर एग्जांपल एस इज़ फॉर सॉलिड, जी इज़ फॉर गैस एंड ए क्यू इज़ फॉर एक्वस सोल्यूशन विच स्टैंड फॉर सॉलिड, गैस एंड एक्वस स्टेट रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड इज रिटन एज फॉलोज। अब यहाँ पर बेटा आप लोग देखें एस के साथ इन लोगों ने एस लिखा हुआ है, यानी एस फॉर सल्फर और इस एस का मतलब है सॉलिड। O2 ये आपके पास क्या है, गैस, आप सब लोगों को पता है, तो इसके साथ जी लगेगा और इनके रिएक्शन के नतीजे में आपको जो गैस मिलेगी वो होगी सल्फर डाइऑक्साइड और ये भी आपके पास गैस है तो इसके साथ जी लगेगा। नेक्स्ट है द केमिकल इक्वेशन रिटन अबव शोज दैट सल्फर इन इट्स सॉलिड स्टेट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड इज आल्सो अ गैस। द साइंस एस एंड जी इंडिकेट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। अब जैसे कि ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी है कि एस फॉर सॉलिड एंड ये जो आपके पास कैपिटल एस है इसका मतलब है सल्फर, ये ऑक्सीजन के साथ गैशियस फॉर्म में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद एक गैस बना देता है जिसका आपके पास नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पर आपको कह रहे हैं सिमिलरली द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट दैट जिंक इज द सॉलिड स्टेट रिएक्ट्स विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब Zn फॉर जिंक, H2SO4 फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, S मीन सॉलिड, AQ मीन एक्वस सोल्यूशन यानी पानी में इसका सोल्यूशन है और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये आपके पास जिंक सल्फेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जिंक सल्फेट आपके पास एक्वस इन नेचर है यानी ये भी आपके पास लिक्विड नेचर होगा और हाइड्रोजन जो है ये आपके पास गैस की फॉर्म में है। अब बेटा ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि केमिकल इक्वेशन के कितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं या केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये आपको सारा ओवरव्यू दिया है कि एक तो आपने किस तरह से केमिकल रिएक्शन को लिखना है, केमिकल रिएक्शन को लिखने के साथ साथ किन किन बातों या रूल्स का आप लोगों ने ख्याल करना होता है। ये तो बात होगी केमिकल रिएक्शन को लिखने की। अब हमारे पास आ जाती है बैलेंसिंग के बाद कि आखिर हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना होता है। तो इसकी रीज़न मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बेटा आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि रिएक्टेंट्स में आपके पास ज़्यादा हों और प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास एटम्स कम हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था और इस एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ फर्जी बात है, ऐसा होता नहीं है कि इस साइड पे रिएक्टेंट्स के आपके पास 10 एटम्स हैं तो इस साइड पे भी आपके पास प्रोडक्ट्स के 10 एटम्स होने चाहिए, क्योंकि बेटा आप लोगों को एनर्जी का लॉ पता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि हम लोग ना तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, हम बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं।
तो अगर आप यहाँ पर दोनों साइड्स में से किसी एक साइड के भी एटम्स को कम करेंगे तो आप या तो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या अगर आप उसको ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया बना रहे हैं, या आपने नया मैटर जो है वो प्रोड्यूस कर लिया। तो ये बेटा आपके पास बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। इसी वजह से हम लोग जब भी केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं तो हम उन रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आपके पास है। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट साइड्स एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें आपके पास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के दोनों सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इक्वेशन शोन बिलो इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें HCl यानी आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपके पास एक्वस इन नेचर है। उसके बाद आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी आपके पास एक्वस इन नेचर है। और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपके पास सोडियम क्लोराइड और वाटर बन जाता है। अब ये आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जिसका मतलब है कि इसमें दोनों साइड्स पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आपके पास बराबर हैं। नेक्स्ट है आपके पास द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज नॉट इक्वल इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और फिर ऐसा आपके पास केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों साइड्स के नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के बराबर ना हो वो आपके पास अनबैलेंस्ड होता है। जैसे कि अब ये नीचे वाली जो आपको एग्जांपल दी गई है ये अब आपके पास एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसे? यहाँ पर देखिए आपके पास H2 यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसी तरह से Cl2 यानी क्लोरीन के भी आपके पास 2 एटम्स हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर HCl बना रहे हैं। 4 एटम्स आपस में मिले और आपके पास HCl बना, लेकिन HCl तो आपके पास एक बना है तो बाकी के 2 किधर गए? इस बात की वजह से हम कहेंगे कि आपके पास बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास एटम्स का नंबर जो है वो बराबर नहीं है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस बाय डिफरेंट मेथड्स, कि अब आप मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? द ट्रायल एंड एरर मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड, कि आपके पास सबसे पहला मेथड जो है उसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। According to this method, trial and error process of adjusting coefficients before symbols or formula is continued till the number of the atoms of each element on both sides of the equation becomes equal. इसमें आपके पास क्या होता है कि आप ट्रायल और एरर मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो आपके पास सिंबल्स होती हैं, जैसे अब ये आपके पास सिंबल है, ये भी आपके पास सिंबल है, इन सिंबल्स से पहले आप डिजिट्स ऐड कर देते हैं या नंबर्स ऐड कर देते हैं और नंबर ऐड करके उसको आप बराबर कर देते हैं। कैसे? द वर्किंग रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलोज, कि इन 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो इनके ज़रिए से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है? राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। कि सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन जो है उसको लिखें, लिखने के बाद रिएक्टेंट साइड्स और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड्स के आप नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लें। जैसे N2 H2 NH3, यहाँ पर N के कितने हैं? 2 हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। लेकिन यहाँ पर NH3 में आपके पास 3 एटम्स हैं। होना तो ऐसा चाहिए था कि अगर इधर 4 हैं तो इधर भी 4 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर देखें एक कम है। तो आपको यहाँ पर एरर का पता चल गया कि आपके पास एरर क्या है। सेकेंड, वर्क विद 1 एलिमेंट एट अ टाइम, कि सिर्फ एक टाइम में एक एलिमेंट के साथ काम करें। जैसे अब यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो आपने क्या करना है कि इन दोनों में से पहले सिलेक्ट कर लेनी है कि आप किसको पहले बैलेंस करना चाहते हैं। अगर आप नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करना चाहते हैं तो सारी इक्वेशन में पहले नाइट्रोजन को करेंगे। इसी तरह से अगर आप हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करना चाहते हैं तो सारी इक्वेशन में से आप सिर्फ हाइड्रोजन को ही बैलेंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को चूज़ किया तो देखिए H के आपके पास कितने एटम्स हैं? 2। अब यहाँ पर काउंट करें H के आपके पास कितने एटम्स हैं? 2। इसका मतलब है H आपके पास बैलेंस है। अब फिर नाइट्रोजन को चूज़ करें कि नाइट्रोजन के आपके पास कितने एटम्स हैं? 2। इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन के आपके पास कितने एटम्स हैं? 1। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन में एरर है और इसी एरर को अब आपने रिमूव करना है। तो ये था आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है आपके पास मल्टीप्लाई द सिंबल्स और फार्मूलाज विद द सूटेबल इंटीग्रल्स 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा ऑन दैट साइड ऑफ इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज लेस एंड ट्राई टू बैलेंस दिस एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद रिलेटिवली स्मॉल नंबर्स। अब ये वाला स्टेप जो है ये आपके पास थोड़ा सा यूँ समझ लें कि समझने वाला है, ये ट्रिकी पोर्शन है। ट्रिकी कैसे? कि आपने क्या करना होता है कि एक दफ़ा जब आपने अपना एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया कि आप पहले इस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, फिर उस एलिमेंट को आपने लोएस्ट इंटीग्रल्स जो हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे? यानी पहले उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें।
इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन मल्टीप्लाई का रूल ये होता है कि अगर आप एक साइड पे कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी आपको काउंट करना होगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 2s आर 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन कितनी है, 1 है। तो कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि आपके पास ये वाला जो 2 है, जब ये यहाँ पर ऐड हो तो ये आपके पास 4 हो जाए। तो आपको हमेशा नंबर्स को ध्यान से सिलेक्ट करना होता है और हमेशा सबसे छोटे नंबर यानी 2 से स्टार्ट करें और फिर ऑनवर्ड जाएँ। नेक्स्ट है रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन। सारे एलिमेंट्स के लिए यही वाला सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट करें कि सबसे छोटा इंटीगर लिया, उसको मल्टीप्लाई करके देखा कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं। नेक्स्ट है बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक N2, N2, H2, O2, Cl2 एक्सेट्रा एट द एंड, कि जिनके साथ दो दो लगे हुए होते हैं एलिमेंट्स, जिनके साथ दो दो एटम्स होते हैं, उनको हमेशा लास्ट पे क्या करें ताकि कन्फ्यूजन जो है वो हमेशा कम हो। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन आर गिवन बिलो। कैसे? N2 + H2 = NH3। अब ये आपके पास किस तरह से बैलेंस हुआ है बेटा कि यहाँ पर आपके पास N2 है, यहाँ पर आपके पास H2 है, यहाँ पर आपके पास NH3 है। अब इसको उन्होंने बैलेंस करके दिखाया है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। 2 n atoms, 1 n atom, n is unbalanced, 2 h atom, 3 h atoms, h is unbalanced। यहाँ तक आज हम लोग करेंगे, और इसको बैलेंस कैसे करना है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहीं पे सब लोग निशान लगा लें, आज का लेक्चर यहीं तक है। ओके बेटा, आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे है पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के बारे में। बेटा, हम सब लोगों को पता है कि पेरेंट्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो हमें बड़ा भी करते हैं। तो हम सब लोगों को चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स की जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं करें, क्योंकि वो इकलौते ऐसे शख्स होते हैं या ऐसे होते हैं जो कभी भी आप लोगों के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं सोच सकते जिससे आप लोगों को ज़रा भी तकलीफ़ हो। तो हमेशा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।